स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सिविक्स चैप्टर का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सबसे पहले हम जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो फेडरलिज्म की जब मैं डेफिनेशन देता हूँ तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है वो क्या है कि फेडरलिज्म इज़ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मीनिंग क्या है इसका कि फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। फेडरलिज्म क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। किस तरीके का सिस्टम है कि जिसमें पावर्स जो होती हैं, जो टोटल पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास में, उन पावर्स को डिवाइड किया जाता है किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, और किसमें, वेरियस जो यूनिट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उस कंट्री की, उसके बीच में। मतलब समझिएगा कि जैसे ये कोई कंट्री है, क्लियर है, तो एक जो पावर्स है तो किसके पास में होगी, सेंट्रल अथॉरिटी के पास में होगी। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं उस कंट्री के अंदर, उन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास भी अपनी कुछ पावर्स होंगी। जैसे कि अगर मैं इंडिया के लिए एक एग्जांपल को लेकर बात करता हूं, तो इंडिया के अंदर देखिएगा, इंडिया पर सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है, जैसा कि आपको पता होगा, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। उसके अलावा जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उन स्टेट्स की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, क्लियर है। तो स्टेट्स क्या हो गए, स्टेट्स वही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गए, क्लियर है बेटा। तो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, क्लियर है। आगे हम देखते हैं, अब फेडरेशन हैज द 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरेशन में कितने लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है, मिनिमम 2 लेवल्स पर। मैक्सिमम इसमें 3 या 4 हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितने लेवल्स पर गवर्नमेंट होगी, 2 लेवल्स पर, क्लियर है। तो ये फेडरेशन हैज द 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों के पास में, जो गवर्नमेंट, दोनों अथॉरिटीज के पास जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को के ऊपर क्या लगा सके, रोक लगा सके, या फिर वो उससे कह सके कि वो आपको ये काम करना है, नहीं। क्योंकि दोनों के पास में अपनी अपनी क्या है, इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करेगी, उसकी पावर्स अलग हैं, उसकी पावर्स अलग हैं, क्लियर बेटा। दोनों के पास कैसी पावर्स हैं, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेड, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड नहीं है, वो कैसी हैं, इंडिपेंडेंट, क्लियर बेटा। तो फेडरेशन हैज द 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन में क्या होती है, मिनिमम, ध्यान रखना कितनी होनी है, मिनिमम 2 लेवल्स। मैक्सिमम 2 या 3 या 4 हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होती है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर है। बोथ दीज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, यानी कि एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट अपनी पावर्स को एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक तो क्या होती है, गवर्नमेंट किसके लिए होती है, पूरे कंट्री के लिए, पूरे कंट्री के लिए, यानी कि वो ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी या पूरे कंट्री के लिए वर्क करेगी, क्लियर है। तो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कैसे सब्जेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया को लेकर एग्जाम्पल देता हूँ कि आर्मी क्या है, आर्मी पूरे देश की एक होती है बेटा, पूरे इंडिया की आर्मी एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, ऐसा नहीं है ना। आर्मी किसकी है, पूरे इंडिया की। तो आर्मी से रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे या जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी रेगुलेशंस बनेंगी, जो कुछ भी बनेगा, वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है यहाँ तक बेटा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी एंटायर कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, क्लियर है बेटा। वो उन सब्जेक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जो पूरे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एट द प्रोविजन लेवल, प्रोविजन या और स्टेट्स, प्रोविजंस या स्टेट्स, वही चीज आ गई। स्टेट लेवल पर या प्रोविजन लेवल पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविजंस और द स्टेट्स दैट लुक्स आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। यानी कि जो राज्य है, उस राज्य के अंदर जो प्रशासन चल रहा है, डे टू डे का जो प्रशासन चल रहा है, डे टू डे का जो वर्क चल रहा है, उसको कौन देखता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट देखती है,
क्लियर है। तो यहाँ से हमारे मतलब समझ में आ गया कि व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की अगर मेरे से कोई डेफिनेशन पूछेगा तो मैं क्या डेफिनेशन दूंगा उसको, कि फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर है। यानी कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल्स पर। क्लियर है, इतना समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं दो तरीके के सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एक रख रखा मैंने फेडरल सिस्टम और एक होता हमारा यूनिटरी सिस्टम। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है कि यूनिटरी सिस्टम क्या है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। क्लियर है। तो यह हमारे लिए समझना जरूरी है कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो फेडरल सिस्टम, फेडरल सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फेडरल सिस्टम देखते हैं। तो फेडरल सिस्टम में 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि फेडरल सिस्टम में मिनिमम 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो सकती है। तो वही है 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लेवल पर क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, in the federal system the central government cannot order state government to do something, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती किसको, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए। उससे नहीं कह सकती कि तुम्हें ये काम करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि मुझे ये करना है तो वो करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऊपर क्या नहीं कर सकती, प्रेशर नहीं कर सकती। क्लियर है। आगे देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट की भी क्या होती हैं, अपनी खुद की पावर्स होती हैं, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल, इसलिए वो आंसरेबल नहीं है। कौन आंसरेबल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। कहने का मतलब क्या इसमें समझिएगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई वर्क किया। क्लियर है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई वर्क किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे ये नहीं पूछ सकती कि आपने ये वर्क क्यों किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग हैं, इसलिए। क्लियर है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं है, आंसरेबल नहीं है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरी हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हम देखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ वन लेवल, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होती है। आगे देखते हैं, इफ देयर आर सब यूनिट्स, अगर दूसरे लेवल पे गवर्नमेंट होती भी है दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एज अ सबऑर्डिनेट काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस पॉइंट को थोड़ा समझिए कि या तो क्या नहीं होगा बेटा, उस देश के अंदर एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होगी, और अगर एक लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है, दूसरी लेवल पे भी गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी उन दूसरी लेवल की गवर्नमेंट्स के पास अपनी पावर्स नहीं होंगी, वो एज अ सबऑर्डिनेट काम करेंगे किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप अगर इसमें देखें तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको बताया था पावर शेयरिंग, उसको आप ध्यान करें। तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल दिया था आपको बेल्जियम का। आप बेल्जियम वाले चैप्टर को थोड़ा सा याद कीजिए, बेल्जियम वाली स्टोरी को थोड़ा सा याद कीजिए, तो आप देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट थी, उसके साथ साथ प्रोविजन लेवल पर भी गवर्नमेंट थी, लेकिन जो प्रोविजन लेवल पर जो गवर्नमेंट थी वो एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करती थी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उससे कहती थी वो उसको वही काम करना पड़ता था। क्लियर है। इसलिए जब वहाँ पे जब चेंजेस किए गए, जब एकोमोडेशन किया गया बेल्जियम के अंदर, तो उसको ये कहा गया कि अब क्या आगे से क्या होगा, आगे से स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट किसके अंडर में काम नहीं करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अंडर में काम नहीं करेंगी। क्लियर है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और अगर अदर लेवल्स पे गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट एज अ सबऑर्डिनेट वर्क करती है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर। इसमें क्या होता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है किसको, प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट को। प्रोविजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। किस फॉर्म में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, यानी कि सारी जो पावर्स होती है वो सिर्फ एक लेवल के गवर्नमेंट पे होती हैं। वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से हमारे दोनों जो सिस्टम है उनके बीच में सिस्टम में आपको डिफरेंसेस समझ में आ चुके होंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लेवल पे गवर्नमेंट होती है। दूसरा क्या है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती किसको, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को। तीसरा क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं है, आंसरेबल नहीं है क्या करने के, सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देने के। क्लियर है बेटा। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होती है, एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होती है। अगर दूसरी लेवल पे गवर्नमेंट है भी है तो वो एज अ सब ऑर्डिनेट वर्क करेगी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट को। तीसरा क्या था कि जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स किसके पास होती है, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट या नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्म, दो फॉर्म थी हमारे पास में, फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम और यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखा। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा कि इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश के अंदर है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश के अंदर है, ये भी आपको सर्च करके बताना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।